इस समय पूरा विश्व आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीतिक स्थिरता है। लेकिन ग्लोबल अर्थव्यवस्था होने के चलते मंदी का असर हमारे देश पर भी है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना संकट के दौरान बंद हुए छोटे उद्योग धंधे अभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। लिहाजा देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी समस्या है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे शुरुआत, आप बुंदेलखंड से आते हैं। अगर उस जगह की बात करें और आपका लंबा राजनीतिक सफर रहा है, मंत्रालय की अगर बात करें तो 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, आप अपने कामकाज को कैसे देखते हैं? विशेष रूप से हम लोगों ने जब से राजनीतिक सफर शुरू किया है, नगर पालिका से हम लोगों ने राजनीतिक सफर शुरू किया है, विधानसभा से होते हुए मैं लोकसभा तक आया हूं और इस समय मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा है और एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का जो दायित्व दिया है, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से उस विभाग में काम कर रहा हूं। जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जनता के बीच जाके उन्हें बताने का काम करता हूँ। बुंदेलखंड की जब भी हम बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले कोई चीज आती है तो वो है सूखा, और बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री एक सौगात भी देने वाले हैं एक्सप्रेस वे के तौर पर। आपको क्या लगता है कि एक्सप्रेस वे की सौगात जब बुंदेलखंड की जनता को मिलेगा तो इससे जनता को कितना फायदा होने वाला है? विशेष रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बुंदेलखंड के लोगों को मिल रहा है, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को उद्घाटन करने वाले थे, अब वो शायद 16 तारीख को उसका उद्घाटन होगा और हम लोग भी वहाँ रहेंगे। और जिस समय जनता को ये समर्पित कर दिया जाएगा तो जो बुंदेलखंड में जो हमारा चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम से दिल्ली आने के लिए या लखनऊ जाने के लिए और जो 10-10 8-8 घंटे लगते थे, अब हम चित्रकूट धाम से चलेंगे और वहाँ से चलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में हम देश की राजधानी दिल्ली आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही 4-4.5 घंटे के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुँच जाएंगे। जब ये इतना सुगम रास्ता हो जाएगा, आने जाने का रास्ता हो जाएगा, तो निश्चित है बुंदेलखंड वासियों को पर्यटक में सुविधा होगी, सारी चीज़ें होंगी। जो बाहर के लोग आएंगे वो हमारे चित्रकूट में जाएंगे, हमारे भगवान के दर्शन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, वहाँ घूमेंगे, तो उससे बुंदेलखंड का चौमुखी विकास होगा। बुंदेलखंड की यदि बात करें तो एक बहुत पुरानी समस्या है पानी को लेकर। लोगों को लंबा रास्ता पकड़ना पड़ता है, कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है पानी लाने के लिए। इस समस्या को बुंदेलखंड से हटाया जाए, दूर किया जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 2014 में जब सरकार बनी थी और 14 के बाद 15 में जब ये स्थिति आई थी, पानी की ज़्यादा दिक्कत आई थी, तो मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे बुंदेलखंड के एक सांसद हैं पुष्पेंद्र चंदेल, उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के समक्ष बात रखी, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए यहाँ से एक पूरी की पूरी ट्रेन पानी के भर के बुंदेलखंड के लिए भेजी थी, उनके महोबा क्षेत्र के लिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो ट्रेन यहाँ से गई और झांसी में खड़ी रही और झांसी में ही उसे पानी को बर्बाद कर दिया गया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत इस पर काम किया जा रहा है। हर व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ जल मिलेगा, टंकी बनाई जा रही है, ओवरहेड बनाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उनका हमेशा समय समय रहते हुए उनका दौरा कर रहे हैं, उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं और शीघ्र ये योजना जब चालू हो जाएगी तो बुंदेलखंड की जो प्यास है वो समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार से जहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहाँ मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था और उनसे प्रार्थना की थी कि आप मुझे 20 एकड़ ज़मीन दे दें, जिससे मैं एक अपने विभाग के द्वारा टीसी सेंटर खोलने, टेक्नोलॉजिकल सेंटर, वो सेंटर जब खुल जाएगा तो वहाँ हर ट्रेड में बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी और उस ट्रेनिंग पाने के बाद वो बच्चे नौकरी भी पाएंगे,
हमारे विभाग से लोन लेके अपनी धंधा भी लगा करेंगे, और अगर वो ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ जाके नौकरी भी कर सकते हैं। जो डिफेंस कॉरिडोर के आसपास जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनमें काम। तो इस तरीके से हम लोग लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आमदनी बढ़ सके और बुंदेलखंड खुशहाल हो सके। क्योंकि देखा जाए हमारे देश में अगर रोजगार की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर से मिलता है। कोरोना संकट के दौरान बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए जो अभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एमएसएमई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। तो ऐसे में आपसे ये सवाल बनता है कि एमएसएमई सेक्टर और बेहतर हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? विशेष रूप से कोरोना काल की वजह से हमारी यूनिटें बंद हो गई थी। किसी तरीके से यूनिटों ने काम करना प्रारंभ कर दिया था, या कारीगर को पैसा वो नहीं दे पा रहे थे, सारी चीज़ें। तो कोरोना काल में वो सारी यूनिटें थोड़ी बंद होने लगी थी। बंद होने लगेंगी तो देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता करके एक विशेष पैकेज, उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया था। उस 3 लाख करोड़ के विशेष पैकेज के साथ उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज और दिया। इसमें लाके 4.5 लाख करोड़ का पैकेज तैयार हो गया था। उसमें यूनिटों को सहायता दी जा रही थी। अभी जो नया बजट हो गया 2022-23, उस 2022-23 के बजट में फिर 4.5 लाख करोड़ से बढ़ा के उसमें 50,000 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए। ये कुल मिला के 5 लाख करोड़ रुपए विशेष पैकेज के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से जो यूनिटें किसी तरीके से सिक हो गई हैं, ECGL योजना के अंतर्गत जो यूनिटें हैं उन्हें सहायता दी जा रही है। और ये वर्तमान में जो यूनिटें सिक हो गई थी, किसी तरीके से उनके कारीगर घर चले गए थे या को किसी तरीके से चला नहीं पा रहे थे, तो उन्हें 5 लाख करोड़ से करीब 3.47 लाख करोड़ रुपए इन यूनिटों को दिया जा सका है। और वो यूनिट पैसा लेके उन्होंने फिर अपनी फैक्ट्रियाँ प्रारंभ कर दी हैं। और विशेष रूप से ये योजना जो बजट पास किया था उसमें 50,000 करोड़ रुपए और दिए थे, उन्होंने उसमें भी एक और ऐड कर दिया कि इस योजना को अब हम अगली साल 2023 मार्च तक चलाएंगे। मतलब 30 मार्च 2023 तक से चलाएंगे, जिससे बीच में भी अगर कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ शिक होती हैं और या इस कैटेगरी में आती हैं तो इस योजना को लाभ ले सकते हैं। और किसी तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर सेक्टर में उनकी मदद करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत जो छोटे उद्योग धंधे आते हैं जो बंद हुए, अभी सही तरीके से स्टैंड नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते देखा जाए तो देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। बेरोजगारी कम हो, इसके लिए आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे PM-EGP। उस योजना के अंतर्गत अभी तक बच्चों को या किसी को अगर लोन लेना हो तो 25 लाख तक लोन ले सकता था और 35 लाख तक का लोन ले सकता था। अब इस योजना में भी बदलाव किया गया है कि 35 लाख तक में हो सकता है उनकी फैक्ट्री लगाने में, उनकी सारी चीज़ों में नहीं। तो हमारा जो सर्विस सेक्टर था जिसमें 10 लाख रुपए की मदद करते थे, अब उस सेक्टर को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। वो 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग में मिलता था, उसे बढ़ा के 50 लाख कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन योजनाओं में पैसा और बढ़ा के देने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। और इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जो भी इस योजना का लाभ लेगा, जो भी ये लोन लेगा, अगर हमारा शहरी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति है तो 15 से 25% तक उसे सब्सिडी मिलेगी। और अगर वही SC-ST है, महिला है या विकलांग है या फिर पूर्वोत्तर का है, पहाड़ी इलाका का है, तो उसमें सब्सिडी 25 से जाके 35% तक मिलेगी। और 35% तक सब्सिडी मिलती है तो आप समझ सकते हो कि इस योजना का कितना लाभ मिलेगा। अगर वो कोई 20 लाख रुपए लेता है और 20 लाख रुपए में 14 लाख का 20 लाख रुपए में करीब 7 लाख रुपए अगर सब्सिडी मिल जाती है तो उसके लिए बहुत सहायता हो सकती है। वो अपना यूनिट बहुत लगा सकता है, सारी चीज़ें। तो इस तरीके से एमएसएमई विभाग पूरी तरीके से उनके अंदर जो योजनाएं हैं उन्हें लाभ दे के कोलेक्टिव फ्री करके, किसी तरीके से उन्हें कोलेक्टिव न देना पड़े, विभाग अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर रहा है और इस हिसाब से वो जनता की और नए युवकों की मदद कर रही है। क्योंकि सरकार ये लगातार दावा करती है एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत जो लोग भी उद्योग धंधे लगाएंगे, सिंगल विंडो सिस्टम दिया जाएगा, उनको आसानी से तमाम जो चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन देखा जाए चाहे GST हो या फिर जो लोग भी उद्योग धंधे लगाने जाते हैं, कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा करे कि थोड़ा सा और आसानी हो? बिल्कुल, सरकार आसानी
तरीका ही ढूंढ रही है, ये सारी चीज़ें कर रही हैं। विशेष रूप से हो सकता है हमारे कुछ भाई बंधुओं को मालूम ना हो कि जीएसटी की जो बात की है, जीएसटी में विशेष तौर से एक जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, और जीएसटी काउंसिल में कोई भी समस्या देश के किसी भी प्रदेश की हो, वहाँ का वित्त मंत्री अगर उस समस्या को लेकर आता है और जीएसटी काउंसिल में अपनी बात को रखता है तो उस समस्या का समाधान होता है। अगर हो सकता है हमारी फैक्ट्रियाँ या हमारे उद्योग धंधे लगाने में कोई दिक्कत आ रही है, जीएसटी ज़्यादा है, तो वो अपनी बात को रख सकता है, और वो अपनी बात को रखा तो जीएसटी काउंसिल जिसमें वित्त मंत्री उसकी अध्यक्षता करती हैं और पूरे प्रदेश के जितने भी वित्त मंत्री आते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, तो हर प्रदेश का व्यक्ति आके अपनी सारी चीज़ों को रख सकता है, तो उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो समस्या है वो लोन को लेकर है, ब्यूरोक्रेसी सपोर्टिव नहीं होती, इन तमाम चीजों को लेकर जो नए उद्योग धंधे लगाने की कोशिश करते हैं उनको ज्यादा समस्या सामना करना पड़ता है। तो इसमें अगर कुछ सहूलियत मिल जाए तो शायद और भी लोग होंगे जो उद्योग धंधे लगा पाए। नहीं, विशेष रूप से उद्यम पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने उन्हें सीधा किया है कि आप फार्म भरिए, कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही सीधा मिलिएगा, और मिलने के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति है तो बताइएगा। कोई केस अगर हम लोगों के सामने आता है तो सीधा डायरेक्ट हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, बैंक से बात करते हैं। जो युवा लोग हैं बैंक से बताते हैं कि बैंक से कहीं लोन नहीं मिल पा रहा है, कहीं नहीं, तो हम लोग कहते हैं हम लोग को दीजिए केस, क्या दिक्कत है हम लोग बात करेंगे। हम लोग भी उनके चेयरमैन से बात करते हैं, जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो बैंक के मैनेजर से भी बात करते हैं, भाई दिक्कत क्या है इसमें, जब सरकार सारी सुविधाएं दे रही हैं तो आप भी दीजिए आपसे। तो विशेष रूप से हम लोगों के ऐसे केसों को लेते हैं और बच्चों को लोन दिलाने का प्रयास करते हैं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा से। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाई पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आ गए हैं MDH के चाइनीज मसाले। MDH चाइनीज मसालों से पाए डबल मजा। टेस्टी चाइनीज झटपट तैयार। पनीर हो या चिल्ली चिकन, चिल्ली पोटैटो या मंचूरियन, नूडल्स हो या फ्राइड राइस, MDH चाइनीज है सबकी चॉइस। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा से। सरकार की योजना है अग्निपथ योजना। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। क्या आपको लगता है कि सरकार अग्निपथ योजना के जो फायदे हैं वो बताने में नाकाम हो रही है? नहीं, वो तो अब आपने देखा होगा जिस तरीके से बच्चों ने आवेदन किया है, पहुँचे हैं, तो ये तो विपक्ष है, विपक्ष के पास कहीं कुछ है नहीं, तो अच्छी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं उनका विरोध करना। आप सब लोगों ने देखा होगा कि 2014 में जैसी सरकार बनी, वो बनने के बाद एक देश के उसी प्रधानमंत्री जी कानून लाए थे कि हम किसानों को की ज़मीन अधिग्रहण करेंगे। और अधिग्रहण में क्या था, जो कांग्रेस का अधिग्रहण बिल था या उनका जो कानून था उसमें वो दोगुना पैसा देते थे, मतलब 2 रुपये देते थे, और प्रधानमंत्री ने उसमें 4 रुपये देने का प्रावधान रखा था। और उन्होंने वो भी कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि पिछली सरकारें जिन्होंने कानून बनाया है उसमें अगर 5 एकड़ ज़मीन में कोई फैक्ट्री लगना है तो 5 एकड़ ज़मीन न लेके वो 100 एकड़ ज़मीन ले लेते थे, 5 में लगाते थे, 95 एकड़ ज़मीन को अपने इर्द गिर्द करके फिर उसे अच्छे भाव में बेचते थे। उसे भूमि अधिग्रहण बिल में सीधा कहा था कि अगर 5 एकड़ ज़मीन में अगर फैक्ट्री लगेगी तो 5 एकड़ ही ज़मीन उस किसान की ली जाएगी,
तो जी ये अच्छी योजना थी जिसका विरोध वो लोग कर रहे थे, तो उनके पास तो कुछ नहीं, वो तो विरोध करने के अलावा, जैसे अग्निपथ योजना है, आप समझ लीजिए अग्निपथ योजना कितनी अच्छी योजना है। आज समाज के बीच जो बच्चे लिए जा रहे हैं, जो बच्चे भर्ती किए जाएंगे, कम से कम ट्रेनिंग लेंगे, वो ट्रेनिंग में उन्हें तनख्वाह मिलेगी। अरे हम लोगों ने तो विद्यार्थी जीवन में एनसीसी में ट्रेनिंग ली है, एनसीसी में जाते थे, कोई कुछ मिलता थोड़ी था। देश के लिए समर्पित आगे हम लोग कैसे बंदूक चलाना सीखें, सारी चीज़ें अच्छे नागरिक कैसे बन सकें, इसलिए एनसीसी में जाते थे। और देश के इसी प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना देकर कि बच्चे हमारे सीधे आएँ, उन्हें हम तनख्वाह भी दे के अच्छे नागरिक बने, यहाँ ट्रेनिंग भी लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद 4 साल के बाद जैसे ही वो अपने परिवार में जाएं 25% तो वो नौकरी में रहेंगे, और 25% जो निकालेंगे उन्हें और विभाग में, जैसे फोर्सेस हैं हमारे फोर्सेस में ढेर सारे प्रदेश की फोर्सेस हैं, उनमें जाएंगे। पुलिस में जब उसमें पहुंचेंगे तो अच्छे बच्चे जब पहुंचेंगे ट्रेनिंग लेके जाएंगे, देश के प्रति उनकी मतलब वो लगेंगे कि हम देश के नागरिक हैं और देश के लिए हमें कुछ करना है। तो जो अच्छे नागरिक बनेंगे, जिस समाज में जाएंगे उस समाज के सुधारक बनेंगे वो। और वो इसी तरीके से देश में आज कुछ कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ, सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो यही बच्चे जब निकलेंगे, ये अग्निवीर बन के निकलेंगे, वो जहाँ जाएंगे, जहाँ ये कहेंगे कि मैं अग्निवीर हूँ, उन्हें समाज बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखेगा, उन्हें वो पैसा भी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, इसके बाद अपनी नौकरी भी करें, अपना जीवन यापन आगे करें। और सरकार आगे नहीं दे, हमारे विभाग में भी आके लोन ले सकते हैं, अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं, और 100 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। वो तो इस तरीके से वो लोग निकल के काम करेंगे। ये अग्निपथ योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन अब उनके पास कहीं कुछ है नहीं, तो इसलिए उसका विरोध करते हो। इसके अलावा अभी ताज़ा उदयपुर में एक मामला सामने आया। कन्हैया लाल की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद उनकी हत्या हुई। कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो उदयपुर में आरोपी गिरफ्तार हुए उनका बीजेपी कनेक्शन है। एक आरोपी जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार होता है, उसका भी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी कनेक्शन क्या है, बीजेपी को इसका खुलासा करना चाहिए। विशेष रूप से जो घटना हुई है उसको एनआईए जांच कर रही है, और एनआईए हर पहलू पे जा रही है। विशेष रूप से वो उसमें ये भी देख रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये भी बीजेपी नेताओं तक पहुँच रहे हैं उनकी हत्या करने के लिए। इसलिए एनआईए उनकी बड़ी गहराई से जांच कर रही है, और वो उस तथ्य तक पहुंचना चाह रही है कि ये सब जितनी लोग थे जिन्होंने ये कांड किया है, इनके हाथ कहाँ तक हैं। क्योंकि मालूम है स्पष्ट, पाकिस्तान से ये लोग ट्रेनिंग लेके, आतंकवादी ट्रेनिंग लेके आए थे, सारी चीज़ें लेके आए थे। तो एनआईए अपने स्तर पर जाँच कर रही है, और उसमें बीजेपी क्या किसी की भी एंगल पे अगर आएगा तो उसकी भी जांच करेंगे। कांग्रेस का भी आएगा तो उस एंगल पे करेंगे। कहीं कांग्रेस नेता के साथ तो ऐसा नहीं होने वाला था, बीजेपी नेता के साथ तो कहीं ऐसा होने वाला नहीं था। इसलिए एनआईए अपने निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। वर्तमान में जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो जानबूझकर देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? विशेष रूप से देश के, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो सब धर्मों में अच्छी है, महान है, और हमारे लिए सब धर्म समान है। और जो लोग इस तरीके से माहौल ख़राब करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। और हमारा तो मानना ये है कि जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और कानून अपना काम करेगा उसमें। क्योंकि देखा जाए अभी काली माता को लेकर भी एक विवादित पोस्टर सामने आया। एक लीना नाम की प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, जिसको लेकर न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बवाल हो रहा है। टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी उसका समर्थन किया और कहा कि कुछ भी हो जाए मैं कोर्ट में जवाब दूंगी, लेकिन माफी नहीं मांगूंगी। कैसे देखते हैं आप इन लोगों को? विशेष रूप से मैंने कहा ना कि भारतीय संस्कृति है वो उच्च कोट की संस्कृति है, और सभी धर्मों को मानती है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ हमारे यहाँ पूजा पद्धति तरह तरह से होती है। कोई बकरी की बलि देता है, कोई अन्य किसी की बलि देता है, कोई भेड़ की बलि देता है, कोई भैंसे की बलि देता है। ये सारी चीज़ें देखे, सारी चीज़ें पूजा पाठ तंत्र मंत्र है जो सब चलते हैं। विशेष रूप से वो इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि देवी के बारे में जो कहा है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्हें भी देखना चाहिए, किसी धर्मों के प्रति ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी धर्म पर किसी को आहत पहुँचे। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, ऐसे में उनको महुआ मोइत्रा को लेकर कार्रवाई करना चाहिए?
नहीं, विशेष रूप से महबूबा मत्रा को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सब तरीके से सब काम होते हैं और विशेष रूप से उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। और हमारी ममता बनर्जी जो है वो खुद ही एक देवी स्वरूप है। मैं तो जो कहूँगा कि वो खुद ही एक हमारी परिवार की बहन जैसी हैं, शक्तिशाली हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि हमारी देव देवताओं के ऊपर अगर उनके लोग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं तो उन्हें रोकना चाहिए और उन्हें ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए। अगर हमारे नेताओं की बात करें, चाहे राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इन तमाम एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में वो बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे पास सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास दिल्ली की जनता है। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना। विशेष रूप से केजरीवाल जी दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अभी पंजाब में उनकी सरकार बनी है। आपने देखा किस तरीके से उनकी सरकार के एक मंत्री सीधे जेल चले गए और जब जेल जाएंगे तो निश्चित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अगर वो इस तरीके से कहते हैं तो वो खुशम में ये देख लें सारी चीज़ें में। और भारतीय जनता पार्टी तो ईमानदारी से काम करना पसंद करती है, उसका किसी से कोई दोष नहीं है, कोई राग नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद सबको समान समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करती है। तो आपको नहीं लगता है कि वाकई जो आरोप लगातार विपक्षी दल केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं वो सही है? बिल्कुल गलत है। उनके जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत रहे और जो एजेंसियां हैं वो अपनी जांच करेगी। जांच के दायरे में कोई भी आ सकता है। यदि मैं गलत काम करूंगा, अगर एजेंसी हमें बुला ले तो हम आरोप कैसे लगा सकते हैं भाई? कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई तथ्य मिला होगा। हम तो अपने से जानते हैं। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो एजेंसी साहब जाके अपने सारे बयान देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। हम क्यों एजेंसी के ऊपर आरोप लगाएंगे? आरोप तो हमें अपने गलेबान में झांक के देखना चाहिए कि मैं कितना गलत हूँ। यदि गलत है इसीलिए तो हाथ डाला उन्होंने, उसमें से साफ निकल के आए हम, तभी हमें लगेगा कि हम साफ हैं। क्योंकि राजनीतिक हम लोग कर रहे हैं, राजनेता हैं और राजनीति कर रहे हैं। राजनीति साफ सुथरी होना चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। कहीं कुछ बिल्कुल एक पाई का किसी के ऊपर कोई दोष न लग सके, ऐसा हम तो कहते हैं हर पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। ऐसे में योगी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो अपनी उपलब्धियां 100 दिन के बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को 5 साल 100 दिन की कामकाज को जनता को बताना चाहिए। काम किए नहीं तो बताएंगे क्या? नहीं, विशेष रूप से अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी, अकेला थोड़ा बुंदेलखंड को ले लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी, डिफेंस कॉरिडोर, समझे, जल जीवन मिशन, ढेर सारी कैन बेतवा, एक छोटे बुंदेलखंड के लिए हैं जी। आपने पशनदा बैराज बांध, जहाँ पानी की सारी भरमार सारी चीज़ें, तो ये योजनाएं दी हैं उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा योजनाओं पे ही काम करती है। वो योजना देके जनता का विश्वास जीतती है और उसने जीता है। और वो आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हो गए, 35 साल से कोई दोबारा सरकार नहीं बना पाया था। योगी जी की दोबारा सरकार बनी, लोगों ने उन्हें वोट दिया, उन्हें सराहा और आज सरकार बन गई है। और फिर वो काम करना उसी ध्येय और उसी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, पूर्ण निष्ठा ईमानदारी जी, वो तो ईमानदार हैं, गरीब परिवार से निकले हैं। उन्हें छोटे से छोटे व्यक्ति का दर्द मालूम है, उनकी गरीब उन्हें मालूम है कि गरीब व्यक्ति कैसे क्या करता कैसे नहीं करता। इसलिए ये योजनाएँ, चाहे मुख्यमंत्री हों, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, दोनों गरीब परिवार से निकले हुए हैं। वो छोटी छोटी ऐसी योजनाएं दे रहे हैं जिससे गरीब को लाभ हो रहा है। गरीब को लाभ हो रहा है, उसकी वजह से फिर पुनः केंद्र में हमारी 2019 में सरकार दोबारा बनी और अभी प्रदेश में 2022 में योगी जी की सरकार बनी है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, सरकार बनती रहेगी। आखिर में एक सवाल, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं केंद्र में, इसको लेकर आप लोग जगह जगह जश्न भी मना रहे हैं। वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो आप जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे संक्षिप्त में? विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद जैसे ही योजना देना प्रारंभ किया, सबसे पहले तो उन्होंने चिंता ये की है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार बड़ी तेज़ी से फैला हुआ है, इसके ऊपर प्रहार करना चाहिए। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस पर
जो गरीब लोग थे उनके बैंक में खाते खुलवाने का काम किया। लोग उस समय मजाक कर रहे थे कि ये किस तरीके से कैसे क्या होगा, इनके खाते से क्या होगा क्या नहीं होगा। आज वो दिखाई देने लगा कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं जिन जिन प्रदेशों में पहुंच रही हैं, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जिला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि हो, ढेर सारी जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं उसी के माध्यम से व्यक्ति को पहुँच रही हैं। और जितना पैसा केंद्र से जा रहा है पूरा का पूरा पैसा उस लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है, वो उसका लाभ ले रहा है, पूरा पैसा निकाल रहा है। तो मेरे कहने में केंद्र की सरकार ने ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से ये योजनाएं चलाई हैं और आज हम जो 8 साल पूरे हुए हैं उन्हीं योजनाओं की वजह से आगे भी हम लोग इसी तरीके से जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो